हेलो दोस्तों। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में रमेश सिंह के द्वारा लिखित इस बुक को हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर सेकंड क्लास थर्ड। आज का क्लास हमारा होगा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पर। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया था, आज इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। मानव विकास सूचकांक एक एक लाइन को देखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनता है। बहुत ही टेक्निकल नेचर का ये टॉपिक है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। 1990 से प्रतिवर्ष UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP क्या है? एक प्रोग्राम है। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR एक्चुअली करता है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके तहत सूचकांक जारी किया जाता है और सूचकांक में क्या क्या होता है आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट के तहत मानव विकास सूचकांक यहाँ लिखा हुआ भी है, ये प्रकाशित करता है। इसे आय के स्तर व आर्थिक वृद्धि जैसे जो परंपरागत राष्ट्रीय विकास मानक के विकल्प के तौर पर प्रारंभ किया गया। यानी कि पहले आय का स्तर या फिर आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और लेवल ऑफ इनकम जो है उसके आधार पर ही माना जाता था कि कोई व्यक्ति कितना संपन्न है या कोई समाज या राष्ट्र कितना संपन्न है या फिर उसकी विकास की स्थिति क्या है। लेकिन इन परंपरागत राष्ट्रीय विकास के मानकों के विकल्प के तौर पे मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाने लगा 1990 से। ये जो कहा जा रहा है परंपरागत, तो परंपरागत तो वास्तव में आर्थिक वृद्धि दर और आय का स्तर भी बहुत परंपरागत नहीं है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था जो कि पश्चिमी देशों से प्रारंभ हुई है, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था, उसके शुरुआती दौर में आय का स्तर या आर्थिक वृद्धि दर को ही महत्व दिया जाता था। आज भी वास्तव में आय के स्तर और आर्थिक वृद्धि दर को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात हुई है कि इसमें जो इस तरह की नई चीज़ें हैं उसको भी आप शामिल किया जाने लगा है, उसका भी रिपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में उसके बारे में जानकारी फैलती है। एग्जाम के लिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ें, HDI पर आएँ, तो HDI पर आने से पहले हम लोग UNDP के बारे में विस्तार से देख लेते हैं कि UNDP क्या है। ठीक है, UNDP के बारे में शॉर्ट में मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बताता हूँ कि UNDP का कार्य तो ये है, मेन फोकस इसका ये है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का संबंध इसी से होता है। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग का काम इसका होता है। क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस का भी काम इसका होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख काम आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो भी दिया गया है ये किससे दिया गया है? UNDP का जो अपना वेबसाइट है वहीं से दिया गया है। तो एकदम से ऑथेंटिक जानकारी जो होती है वो कुछ चीज़ों के बारे में आपको वहीं से देखना है। ठीक है, इंग्लिश में है, बावजूद मुझे इसको लगाना पड़ा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ UNDP के बारे में है कि UNDP इज सेंट्रल टू यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बात तो UN का जो SDG है उससे संबंधित है, मैंने बताया है। इसी से संबंधित एक ग्रुप भी है, उसका नाम है UNSDG। तो उसका जो सेंट्रल है यानी केंद्रीय जो उसका ऑफिस है वो कहाँ है? UNDP में है। ठीक है, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और फैक्ट मैं UNDP के बारे में एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क सिटी में। इसके अलावा इसको स्थापित किया गया था, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है या फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इसका किया गया था 1965 में। इसके पहले भी कुछ थे, उनको मर्ज वगैरह किया गया, तब ये आ गया। अब एक बात बताओ कि UN से रिलेटेड है, UN के कितने पार्ट हैं? तो आप कहोगे सर UN के 6 पार्ट हैं मुख्य रूप से, एक एक्शन में भी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो 5 हैं। उन 5 में किससे संबंधित है UNDP? ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि UN के प्रमुख अंगों में किससे इसका संबंध है, ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ये स्लाइड दिखाता हूँ। ये NCERT से है, 12वीं क्लास का NCERT उससे है। यहाँ आप देखो UNDP का चर्चा किया हुआ है, विकास कार्यक्रम यानी UN का डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या है? एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसका संबंध इससे है, यानी कि आम सभा जो जनरल असेंबली होती है इसको कहते हैं UNGA,
तो इसका डायरेक्ट संबंध जो है यूएनजीए से है। बाकी ये जो ब्लू कलर से जितने भी दिखाए गए हैं ये यूएन के मेन ऑर्गन्स हैं, प्रमुख अंग हैं। एक तो आम सभा हो गया, दूसरा जो है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस बात को समझना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ये है। इसके अलावा सचिवालय सेक्रेटेरिएट, ये चौथा मान के चल सकते हैं इसको। पांचवा ये मान लो आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को हम लोग इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को ECOSOC भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यासिता परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, दिस काउंसिल इज नॉट एक्टिव राइट नाउ, अभी ये एक्टिव नहीं है। दैट्स वाई हम लोग यूएन के प्रमुख अंगों के रूप में 5 अंगों को देखते हैं। हम लोगों ने चूंकि यूएनडीपी के बारे में बात किया था और मुझे ये आपको दिखाना था कि यूएनडीपी यूएन के किस ऑर्गन से डायरेक्टली अटैच है, तो इससे डायरेक्टली अटैच है। कई सारे वेबसाइट में इसके बारे में लिख दिया है लेकिन इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है। एक और बात, यहाँ देखो जो अलग अलग चिन्ह है, एक तो इस तरह का चिन्ह है, एक इस तरह का डॉट डॉट वाला चिन्ह है और एक इस तरह का चिन्ह है, ठीक है। तो तीनों चिन्हों का महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो सब यहाँ दिया गया है। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना, ठीक है। एक चीज मैं कर देता हूँ, यहाँ स्लाइड खींचने की, लाइन खींचने के कारण अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो इसको मैं ऐसे करके लेके चला जाता हूँ कि ये जो है ये, ठीक है। सबके बारे में देख लेना और विस्तार से कभी इसके बारे में यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं और भी जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब के बारे में विस्तार से कभी क्लास करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं फिर से एचडीआर और एचडीआई पर। तो इसका विकास किसने किया, तो देखिए एचडीआई का विकास करने वाला जो एक दल था उसमें महबूब उल हक था और इंगे कॉल, ये 2 प्रमुख लोग थे। इसके अलावा अमर्त्य सेन भी थे। अब एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा, ये लोग थे कौन जो इतना महत्वपूर्ण एक काम किए, ये लोग थे कौन। तो सबसे पहले जो है महबूब उल हक के बारे में जानते हैं। तो जानते हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री इसको कहा जाता है, लेकिन विकिपीडिया में इनके बारे में दिया गया है कि ये इनकी नेशनैलिटी जो है यानी राष्ट्रीयता इनकी यूएसए की है, अमेरिकी नागरिक हैं ये, लेकिन पाकिस्तानी कैसे हो गए, तो ये वास्तव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, ठीक है। बस इतना जानना इनके लिए काफ़ी है। यूएसए में ही इनका अपना जो भी मतलब अर्थशास्त्री वगैरह थे, तो वहाँ अपना इनका चलता है अभी भी। तो पाकिस्तान कई बार ये आए और बहुत ही प्रमुख जो है इन्होंने वहाँ आर्थिक भूमिका निभाई। तो एक उसमें से है पाकिस्तानी वित्त मंत्री, ठीक है। इनके बारे में आप जानते हैं, ये जो है इनका जो मुख्य एरिया है वो इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर इनको माना जाता है। और इनका जो मेन एरिया है जिसके बारे में इनको जाना जाता है, जिनके लिए इनको जाना जाता है, वो है वेलफेयर इकोनॉमी के लिए। चूँकि भारतीय हैं तो इसलिए इनके बारे में जो है हमें अच्छे से जानना चाहिए। तो वेलफेयर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र का इनका कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का। इसके अलावा और भी कई सारे इनके हैं। एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। तो एक तो इन्होंने एचडीआई का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन 2 चीज़ों की जब चर्चा होगी तो इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखना कि मेंस एग्जाम में जब भी किसी कैरेक्टर के बारे में बात आप करना तो थोड़ा सोच समझ के कि उनका वर्तमान गवर्नमेंट से किस तरह का रिलेशन है, वैचारिक आयाम उनका कैसा है, ठीक है। तो इनका वैचारिक आयाम जो है कांग्रेसी सरकार की जो विचारधारा थी उसके अनुरूप ज़्यादा थी, इसलिए उस समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसमें यूपीएससी में इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाता था, समझा जाता था, इनके बारे में एग्जाम्पल दिया जाता था। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जैसी होती है उसी तरह का क्वेश्चन सेट करना और उसी तरह का जो है जो मॉडल आंसर होता है वो होता है, आंसर चेक करने वाले भी लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बारे में एक और विशेष बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये इनको जो है 1998 में इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और उसके अगले साल ही यानी 1999 में इनको भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न और नोबेल इकोनॉमी में इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। इंगे कॉल कौन है, ये जो है ये जर्मनी के बर्लिन में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो इनके बारे में जानना इतना काफ़ी है, ठीक है।
या उस समय जब इन्होंने HDI के लिए काम किया तो उस समय प्रोफेसर थी। अभी वर्तमान में क्या है पता नहीं है, जानना जरूरी भी नहीं उतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। HDI के 3 संकेतक हैं, स्वास्थ्य, ज्ञान या फिर शिक्षा और जीवन स्तर को मिलाकर विकास को मापा जाता है HDI में। HDI में तो विकास ही मापा जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी। वैसे इन तीनों का विस्तार हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका इसके लिए कौन से टर्म का प्रयोग होता है वो आगे आपको मिलेगा, लेकिन लमसम इतना आप जानो। HDI हर पैमाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम, जैसे स्वास्थ्य के लिए मिनिमम और मैक्सिमम गोल पोस्ट तय किया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम का सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए भी और जीवन स्तर के लिए भी। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस गोल पोस्ट के संबंध में हर देश कहाँ है, तो हर देश का लेवल क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये लेटेस्ट एक आंकड़ा भी देखेंगे करंट अफेयर्स का, उससे हमें पता चल जाएगा कि HDI के मामले में भारत की स्थिति क्या, अन्य देशों की स्थिति, प्रमुख देशों की स्थिति क्या है। अब हम पहले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि HDI में 3 चीज़ों को प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो पहला उसमें क्या है, पहला है स्वास्थ्य, ठीक है। पहला क्या है, स्वास्थ्य, यानी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। स्वास्थ्य को एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो इसे जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के द्वारा इसको मापा जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है इसको आप आगे समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसकी गणना कैसे की जाती है, तो न्यूनतम 20, मतलब एक व्यक्ति का जीवन कितना है, सिंपल सा समझो, तो एक व्यक्ति का जीवन कितना है, ठीक है। तो इसमें एवरेज निकाला जाता है इसमें भी, तो न्यूनतम इसमें 20 और अधिकतम 83.57 साल। अब उसमें देखा जाता है कि जीवन प्रत्याशा कितनी हो रही है, फिर एवरेज कितना निकल रहा है, ठीक है। एक तो स्वास्थ्य हो गया, दूसरा शिक्षा या फिर ज्ञान, ठीक है। तो नॉलेज या फिर एजुकेशन, नॉलेज एजुकेशन को हम लोग कैसे मापेंगे, तो नॉलेज या फिर एजुकेशन को मापने का जो तरीका है वो है, पहला दो संकेतक इसमें हैं, 2 इंडिकेटर्स हैं, संकेतक मतलब इंडिकेटर्स है। तो पहला उसमें इंडिकेटर है, चाहो तो आप इसको एक ऐसे लिख सकते हो, स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की स्कूल में पढ़ने का औसत वर्ष। स्कूल जाने की उम्र के बच्चे, स्कूल जाने की उम्र के बच्चे का मतलब है कि वैसा बच्चा जो 18 साल के नीचे का है। कुल मिला के ये समझना कि ये शिक्षा वाला जो लेवल है या ज्ञान वाला जो है, इसमें 2 लिया जाता है। एक तो लिया जाता है 18 से कम, तो अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है 10 साल का है, तो उसके बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं चलेगा, तो इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। मान लो कि 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, एक देश की बात अगर कर सकते हैं, तो 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं सबका ऑन एन एवरेज हम क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या करते हैं इसको, एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जो है मतलब कितना वर्ष स्कूल में बीतेगा, ठीक है। तो 18 साल से कम बच्चों का ले लेते हैं एक तो इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा गया अनुमानित साल के अधिकतम, ठीक है। दूसरा जो है 25 से अधिक के जो लोग हैं, 25 से अधिक के लोगों का एवरेज फिर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एवरेज निकाला जाता है, इसका भी एवरेज निकाला जाता है, इसका बस अनुमान है और इसका एग्जैक्ट डाटा प्राप्त हो पाता है। तो 2 तरह का हुआ। तो पहला इसमें क्या है, स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की स्कूल में पढ़ने का औसत वर्ष, यानी कि इसको इंग्लिश में एग्जैक्टली लिख लेना क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होता है। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें इसमें भारत कहाँ है, कैसे लिया जाता है। तो यह पढ़ाई के हर स्तर पर उम्र के आधार पर नामांकन, मतलब कितना जो है नामांकन हो रहा है बच्चों का, हर स्तर पर स्कूल जाने की आधिकारिक उम्र पर आधारित है, ठीक है। तो स्कूल कितना बच्चा जा रहा है, नामांकन कितना हो रहा है, कितने बच्चे जो है फॉल आउट कर जा रहे हैं, यानी कि स्कूल से निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, तो इन सब आधार पर लिया जाता है। फिर दूसरा, स्कूल में पढ़ाई के अनुमानित साल की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 18 साल होती है, मतलब 18 साल से नीचे के बच्चों का हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा है कि वयस्क आबादी के लिए पढ़ाई के वर्षों का औसत वर्ष, यानी कि 25 या 25 के ऊपर के जो लोग हैं उनका देखा जाएगा फिर कि एक व्यक्ति जो 25 साल का है उसने कितने साल स्कूल में बिताए हैं। इस तरह से पूरे देश के सभी लोगों ने कितने साल स्कूल में बिताए हैं, तो इसका तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा, इसका अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये तय कैसे किया जाता है, ये आंकड़ा आता कैसे है, तो यह यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक डाटा बेस में उपलब्ध आंकड़ों, सर्वेक्षणों से प्राप्त स्कूली शिक्षा के आंकड़ों, बारो एंड ली, यानी बैरो एग्जैक्टली होना चाहिए, बैरो एंड ली एजुकेशनल अटेनमेंट डाटा पर आधारित होता है। ये दोनों
ये ए और बी जो दोनों देखा हमने, तो दोनों का डाटा कैसे आएगा, तो कुछ सर्वेक्षण से जैसे मान लो आ जाएगा, ठीक है, जनगणना वगैरह भी होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनेस्को का और बैरो एंड ली एजुकेशनल अटेनमेंट डाटा, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। इसके आधार पर जो है हमें ये पता चल पाता है कि 25 साल से ऊपर के कितने लोगों ने स्कूल में समय बिताया, और जो है 18 साल से कितने नीचे के बच्चे हैं जो स्कूल में समय बिताएंगे, अभी पता नहीं है लेकिन बिताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एग्जैक्टली जो टर्म इंग्लिश में आता है इस बी वाले के लिए वो आप लिख लेना, मीन ईयर्स ऑफ। समस्या ये भी है कि जितने भी रिपोर्ट हैं सब इंग्लिश में हैं, हिंदी में करते करते उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आपके लिए जो भी मटेरियल तैयार किया जा रहा है, कहने को तो यहाँ रमेश सिंह की किताब से है, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल मुझे जो है मतलब करंट अफेयर से लेना पड़ता है। फिर कोई भी चीज़ थोड़ा सा दिया गया उस थोड़े से क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, तो मुझे उसको विस्तार से करना पड़ता है। चूँकि इकोनॉमी में ऐसे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये तो रमेश सिंह की किताब के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे फुल इकोनॉमी पीटी के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। लेकिन फिर भी हिंदी में मटेरियल अवेलेबल करवाना बड़ा कठिन हो जाता है, सही सही सटीक सटीक। चलिए, यहाँ डाटा यहाँ से लिया जाता है और अन्य चीज़ों से। बैरो एंड ली एजुकेशनल अटेनमेंट डाटा को आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने ये QR कोड लगा दिया, जैसे आप मोबाइल में या इसको स्कैन करेंगे तुरंत इसके वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। बाकी मैं थोड़ा सा बता दूँ, बैरो एंड ली एजुकेशनल अटेनमेंट डाटा में क्या होता है कि प्रत्येक 5-5 साल पर इस तरह का डाटा रिलीज किया जाता है, और मुख्य रूप से, अच्छा एक बात, ये बैरो वाला जो है मुख्य रूप से इसी के लिए है, ठीक है, तो बैरो वाला इसी के लिए है, ये संभवतः जितने भी हैं ना सब इसी के लिए हैं। तो बैरो एंड ली मुख्य रूप से जो है, जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड डाटा जो है ये रिलीज करता है प्रत्येक 5-5 साल में, ठीक है। और 1950 से लेकर 2010 तक का इसका पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, और करंट डाटा भी मिलेगा। नेक्स्ट है जीवन स्तर। HDI का तीसरा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसे प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जीवन स्तर को जो लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है, तो उसका आधार होता है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर इसको देखते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ क्रय शक्ति तुल्यता, इसका अर्थ समझ रहे हैं। देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, और इसके बारे में अगर आपने क्लास नहीं किया है वो तो क्लास कर लेना, ठीक है। मैं सोर्स आपको बता देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसका क्लास 7th जो है अवेलेबल है, तो उसको जाके देख लेना, आपको PPP पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, एक्चुअली GDP जो गणना किया जाता है, GDP 3 तरीके से गणना किया जाता है, एक तो PPP के आधार पे, एक दूसरा जो होता है उसको कहते हैं नॉमिनल GDP, और तीसरा जो है रियल वाला होता है, ठीक है। तीनों का आंकड़ा अलग अलग होता है, तो यहाँ जो है वो PPP के आधार पर देखा जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो PPP के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम निकालेंगे, और उसको जो है जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा निकल जाएगा। तो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम PPP के आधार पे जो होगा उसको लिया जाएगा, इसका आंकड़ा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो है UNDP का जो अपना वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से ये आपके लिए एक स्लाइड आपके सामने है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI को एग्जैक्टली कैसे मापते हैं उसको समराइज यहाँ कर दिया। तो कितने डायमेंशन, कुल मिला के 3 डायमेंशन। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जिससे एक सम्मान पूर्वक जीवन जिया जा सके, ठीक है। जीवन तो सब जीते हैं लेकिन डिसेंट तरीके से, सम्मान पूर्वक तरीके से। इसमें इंडिकेटर कुल मिला के 4 हैं, तो इसका एक इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज का 2 है, एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, पीछे हम देख चुके हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दूसरा हो गया। फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए पर कैपिटा, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे GNI पर कैपिटा देखा जाता है। इन तीनों से इससे निकलेगा क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इससे बनेगा, इससे एजुकेशनल इंडेक्स बनेगा, इन दोनों को मिला करके फिर इससे जो है GNI इंडेक्स बनेगा, ठीक। इन तीनों को ऐड जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, HDI शो होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं। इन 3 चरों यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय की सूचियों के अंकों को फिर क्या करते हैं, जो भी आंकड़ा आया आपके पास उसका जो है ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, यानी GM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, GM निकालते हैं। GM का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि AM, GM, HM,
ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं लोग। जीएम के बारे में बता देता हूँ कि जीएम क्या होता है। मान लो कि ए निकला, बी निकला और सी निकला, इसका मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है, औसत निकालना है। तो इसका कैसे निकलेगा औसत? इसके औसत निकालने का, जीएम निकालने का तरीका ये है कि ए गुने बी गुने सी और इसका रूट क्यूब निकाल दो। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? रूट क्यूब निकालेंगे, तो जो निकलेगा उसको ज्योमेट्रिकल मीन कहेंगे। तो इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, इसको अगर अर्थमेटिक मीन अगर निकालना होता है इसी का, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बटा 3 होगा। यहाँ इस तरह का होता है ज्योमेट्रिकल मीन में। क्लियर है जी? तो इसके जरिए समग्र सूचकांक में इसको बदला जाता है। पहले तो अलग अलग तीनों का होगा, स्वास्थ्य का अलग होगा, शिक्षा का अलग होगा, आय का अलग होगा, तीनों को फिर जो है क्या करेंगे? जीएम निकालेंगे तो एक समग्र निकल जाएगा। एचडीआई के लिए यूएनडीपी के द्वारा बताए गए 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को इस स्केल पर देखा जाता है। 0 से 1 तक की स्केल पर उसको रखा जाता है, पॉइंट में। सभी देशों के आधार पर रखा जाएगा तो 0.000 से लेकर के 1.000 के स्केल पर दर्शाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं सिंपल से वर्ड में कि 0 से 1 के बीच रखा जाएगा कि देशों की स्थिति क्या है। देख लेते हैं स्थिति क्या है। एक और बात है कि ये जो 0 से 1 तक होगा उसमें भी कुल मिला के 4 श्रेणियां होंगी। पहले को कहेंगे अति उच्च मानव विकास वाले देश, यानी कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश। दूसरा हो जाएगा उच्च मानव विकास वाले, यानी कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश। तीसरा हो जाएगा मध्यम मानव विकास वाले देश, यानी कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश। और चौथा हो जाएगा कि निम्न मानव विकास वाले देश, यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश। तो कैसे मापेंगे, कि कैसे समझेंगे कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है? तो ये डाटा जो है ये बताएगा, जैसे कि अगर 0.8 या 0.8 से ज़्यादा हो, 0.8 या 0.8 के बराबर या 0.8 से ज़्यादा हो, तो उसको अति उच्च मानव विकास वाले देश उसको कहेंगे। दूसरी बात है कि यदि जो है 0.7 से लेकर के 0.799 तक अगर हो तो उसको उच्च मानव विकास वाले देश कहेंगे। ठीक है, मध्यम वाले के लिए ये डाटा है और निम्न वाले के लिए ये आंकड़ा होगा। क्लियर है? अब जो है हम लोग करंट का एक देख लेते हैं कि एचडीआर 2021-22 में भारत की स्थिति और पूरी दुनिया की भी तुलनात्मक रूप से स्थिति कैसी है। भारत से ही तुलना करते हुए दूसरे देशों का भी देखेंगे, तो भारत की स्थिति कैसी है और अन्य देशों की स्थिति कैसे है देखेंगे। अच्छा, एक और बात, ये रिपोर्ट अभी एकदम से हाल फिलहाल में आया है, सितंबर 2022 में ये रिपोर्ट था, इसीलिए पिछले बार जब मैं पढ़ा रहा था तो ये रिपोर्ट पिछला इस्तेमाल करना पड़ा। फिर चूंकि कोविड का मामला आ गया इसलिए रिपोर्ट समझता आया नहीं था, तो अभी रिपोर्ट एकदम से ताज़ा ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो वर्ष 2021 के लिए एक और बात बताऊं कि रिपोर्ट 2022 में आया, लेकिन रिपोर्ट होगा किसका? रिपोर्ट तो 2021 का होगा ना, कि 21 तक का जो है ले लिया गया कि भाई अभी तक की स्थिति क्या है। तो ये जो भी स्थिति है भारत की वो 2021 का दिखाएगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को कहा गया है 2021-22 की। आंकड़ा होगा 21 का, लेकिन एचडीआर 2022 ये कहलाएगा। चलिए तो देखते हैं वर्ष 2021 के लिए भारत का एचडीआई में स्थान। ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में क्या होगा? एचडीआई होगा। इस रिपोर्ट में किस चीज़ को निकाला जाएगा? तो एचडीआई को शो किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। तो एचडीआई में भारत का स्थान कितना है? 132वां स्थान है। कितने देशों में? तो कितने देशों में? 191 देशों में। अच्छा, एक और बात, देशों के साथ साथ जो अन्य टेरिटरीज रहते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, कुछ क्षेत्रों को भी लिया जाता है जिसको देश के रूप में मान्यता नहीं भी मिली हुई है, तो टेरिटरीज को भी ले लिया जाता है। नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, मैं लिख देता हूँ, कई बार क्वेश्चन इस तरह के पूछ दिए जाते हैं। अच्छा, तो 2021 में ये स्थिति थी। 2020 में क्या स्थिति थी? तो 2020 में स्थिति 130वां था। तो भारत की स्थिति अच्छी हुई या खराब हो गई? 130वां था, 132वां हुआ, विकास हुआ क्या? नहीं, स्थिति खराब हुई। मतलब जितना कम आंकड़ा रहेगा, जैसे जिसका स्थान प्रथम है वो सबसे अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गया, जिसका दूसरा हुआ वो एक से थोड़ा खराब हुआ, तीसरा हुआ, जैसे आप फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह से यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे स्थान है। तो 130वां है तो खराब स्थान, मतलब 130वां जो है वो अच्छा था पिछले बार की तुलना में, अभी जो है खराब हो गया, यही हुआ ना। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जितने भी कंट्रीज हैं बताते हैं कि अधिकतर कंट्री की स्थिति खराब ही हुई है कोरोना वगैरह के कारण। अच्छा, ये जो भारत को 132वां स्थान मिला है किस आधार पे? इस वैल्यू के आधार पे। तो वैल्यू कितना है? तो 2021 का वैल्यू भारत का है एचडीआई वैल्यू 0.633
और ये 0.633 किस में आएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी में आएगा। 4 थे तो मध्यम वाले में आएगा, भारत की स्थिति होगी यहाँ। अब देखते हैं यानी तीसरा वाला, अब 3 आधार पे मापते हैं, तो तीनों आधार के आधार पर देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कैसी रही है। ठीक है, अब भारत की स्थिति यहाँ देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने हैं इसलिए। तो शिक्षा की बात करते हैं, तो स्कूली शिक्षा के लिए प्रत्याशित वर्ष यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, पीछे भी मैंने लिख दिया था, तो वो है 11.9 वर्ष। 11.9 वर्ष यानी 18 साल तक का जो बच्चा है, पूरे देश में जितने लोग हैं, युवा हैं या बच्चे हैं, उन सब का जो है औसत वर्ष, प्रत्याशित वर्ष, एक्सपेक्टेड मतलब अभी वो स्कूलिंग पूरा भी नहीं किए होंगे लेकिन अनुमान मान सकते हैं कि उनका कितना होगा, 11.9 होगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपको जो है ग्लोबल एवरेज जो है वो भी देखना है। ये तो भारत का हुआ, तो ग्लोबल एवरेज इसमें देखें तो 12.8 वर्ष है। तो कहेंगे कि भारत की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, भारत की स्थिति खराब है। वैसे ये जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल आज की तारीख में उठ रहे हैं। ठीक है, और इस बात को और गहराई से समझने के लिए पिछले 3 महीने से मैं देश भ्रमण पे था, और जो वैदिक गुरुकुल होते हैं वहाँ जा कर के वहाँ के आचार्यों से और ब्रह्मचारियों से बात करके मैंने जानने और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो भारतीय वे ऑफ टीचिंग था या फिर एजुकेशन ग्रहण करने की जो तकनीक थी, वैदिक शिक्षा जो थी, वो क्या थी। मुझे अद्भुत अनुभव हुआ, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो है इस देश के भाग्य को बदल सकती है। और वर्तमान में जो ये स्कूलिंग सिस्टम है, या तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किया जाए या फिर वैदिक गुरुकुलीय सिस्टम जो था उसको फिर से लागू किया जाए। तो खैर, ये तो एक सरकार के स्तर की बात हुई, बट मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने बताया, क्योंकि 11 साल या लगभग 12 साल के आसपास एक बच्चा जो है अपना जीवन स्कूल में देता है, तो उसको प्राप्त क्या होता है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारवान, बहुत ज़्यादा जो है समाज के लिए उपयोगी, क्या वो बन पाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर तो हमें देखना होगा क्या हमारा बच्चा वास्तव में जो अपेक्षा हम रखते हैं वैसा बन पा रहा है, या बहुत ही नॉर्मल इंसान बन जा रहा है। कई बार जो है तो मजाक मजाक में ही बोल देते हैं कि बीए किया यानी बैल हो गया। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं कि बीए करने के बाद स्थिति खराब क्यों हो गई। बीए करने के बाद, बीए का मतलब है स्नातक। ठीक है, स्नातक के बारे में ऐसा कहा जाता था पहले के समय में कि मान लो कि एक राजा का रथ जा रहा है और स्नातक का रथ जा रहा है, या फिर स्नातक खुद पैदल जा रहा है, तो राजा अपना रथ रोक देगा ताकि स्नातक का रथ जो है आगे बढ़ सके। इतना ज़्यादा स्नातकों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, मतलब हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता था। और इसमें ये मत कह लेना कि नहीं, पढ़ाई लिखाई का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों को था, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण कहते ही उसको थे जो कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसे आज जो टीचिंग कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया, उस समय जो शिक्षा प्राप्त करता था उसको जो है ब्राह्मण कहते थे। तो ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। ठीक है, और आज भी वैदिक गुरुकुल में आप यही जाके देखोगे, अगर आप वहाँ से स्नातक कर रहे हैं यानी अभी भी आपको शास्त्री की उपाधि मिलेगी, शास्त्री आप कहलाओगे, ब्राह्मण ही आप कहलाए। ठीक है, तो प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति और वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, उन दोनों को कंपेयर करके जितना अपनाने योग्य चीज़ है वर्तमान में, उसको जरूर अपनाया जाना चाहिए। खैर, दूसरा जो है स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, यानी वैसे लोग जो 25 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनका जो है एवरेज कितना है, ऑब्वियसली उस कम ही होगा, तो 6.7 है। ग्लोबल एवरेज कितना है, तो ग्लोबल एवरेज इसमें अगर बात करें तो ग्लोबल एवरेज इसमें है, ग्लोबल एवरेज है 8.6। तो अगर यहाँ कम है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम में होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन अपने परंपरागत जो उनका व्यवसाय है उसमें वो ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने व्यवसाय को कर पाएंगे, समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चा जो है वो अगर स्कूल जो नहीं गया वो बहुत ही फालतू हो गया। हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिकतर बच्चा जो है स्कूली सिस्टम के अंतर्गत आए, गुरुकुलीय सिस्टम के अंतर्गत आए। लेकिन जो नहीं हो रहा है उसके प्रति ऐसा नहीं सोचना है कि उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। कई बार परिवारों से ही जो है वो बच्चा चीज़ों को सीखता है, समझता है, अपने व्यवसाय में चला जाता है। ठीक है, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें समझना चाहिए।
नेक्स्ट, जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की अगर बात करें, पर कैपिटा GNI, और इसमें मैंने आपको बताया था किस आधार पर लिया जाता है, तो PPP के आधार पर लिया जाता है। और PPP का आंकड़ा जो इसमें 2017 का है, ठीक है, मैंने कहा था कि 3-3 साल में चेंज होता है, तो 2017 का ये आंकड़ा है। और उसके आधार पर भारत का जो पर कैपिटा GNI है वो कितना है, 6590 क्या डॉलर। ये USD जो लिखा जाता है, USD का मतलब हुआ ये डॉलर, कभी चिन्ह से लिखा जाता है, कभी USD लिखा जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात इसी रिपोर्ट का। तो HDR 2021-22 में जो शीर्ष देश हैं, टॉप के जो देश हैं वो कौन है, तो पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा है नॉर्वे का, और तीसरा है आइसलैंड का। और इसमें जो इनका जो HDI वैल्यू है, HDI वैल्यू देख सकते हैं। भारत के जो आसपास के देश हैं उनकी अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक इन 4 देशों की स्थिति भारत से अच्छी मानी जा रही है। श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश और भूटान की स्थिति भारत से क्या है, अच्छी है। पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार की स्थिति भारत से खराब है। तो भारत से तुलना आप कर सकते हैं। अब HDR में एक तो हो गया HDI, HDR में पहला कौन सा हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। लेकिन यहीं से काम नहीं चलता, और भी कई सारे इंडेक्सेस आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैं ये चाहता था कि पहले आप HDI को भलीभांति समझ जाएं, उसमें अगर कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, समझ में कहीं कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, अगले क्लास में मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो इस HDI को बहुत अच्छे से समझ जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ये इन सब चीज़ों पे होगा, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक और प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। तो इन 5 कॉन्सेप्ट पर अगले क्लास में बात करेंगे। ये सब भी HDR का ही पार्ट है, और इसमें भी जो आंकड़े नए आए होंगे भी 21-22 वाले में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आज के लिए आपके पास ये प्रश्न है, एक बार मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूं। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी कार्यक्रम UNDP प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह होना चाहिए, सतत विकास लक्ष्य समूह, लक्ष्य समूह, यानी कि UNSDG का केंद्र है, यानी कि मुख्य केंद्र है, यानी मुख्य ऑफिस है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो आज के क्लास में ही हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। अब इसका जवाब आप जो है कमेंट करके जरूर देंगे। कभी भी क्वेश्चन जब सामने में दिखे तो कोताही नहीं करनी है, उसका आंसर देना है। वंदे मातरम। आइए इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, क्लास के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़े रहेंगे, जो भी क्लासेस होंगे सबके बारे में आपको पता है। ऑनलाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि अधिकतर जो प्लेटफॉर्म है सबसे जुड़ जाएं। इकोनॉमिक क्लास PDF एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे इस क्लास का PDF डाला जाता है। साथ ही साथ वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन सेशन का भी इसमें सोचा गया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, और उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आपके नाम और आपके जगह के नाम के साथ, यानी अपने थोड़ी डिटेल के साथ यहाँ व्हाट्सएप करेंगे, और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ये करना, ठीक है। आपको इस ग्रुप में जुड़ने के लिए 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, 1 टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जितने समय तक ये इकोनॉमिक क्लास चल रहा है रमेश सिंह वाली बुक से, वो पूरा मटेरियल आपको इतने में हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग होगा और मेरे संपर्क में भी आप रह पाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।